हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आपको केस स्टडी, दो केस की स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे दो केस का। नंबर एक केस अध्ययन, भरमौर अक्षेत्र के जनजातीय विकास कार्यक्रम। और दूसरा केस का अध्ययन करेंगे हम, केस स्टडी, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र। तो इस वीडियो में हम दो केस का अध्ययन करेंगे। तो पहला केस का बारे में हम आपको बताते हैं, भरमौर अक्षेत्र के जनजातीय विकास कार्यक्रम। जनजातीय मतलब ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये जनजातीय क्षेत्र, जो भरमौर अक्षेत्र में जो जनजातीय पाए जाते हैं उनके बारे में बताते हैं। तो ये भरमौर जो है जनजातीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है और हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में है। चंबा जिले में दो तहसीलें हैं, एक भरमौर और होली। ये दोनों के दोनों जो जनजातीय क्षेत्र हैं हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। इसे अधिसूचित नोटिफाइड जनजातीय क्षेत्र का दर्जा 21 नवंबर 1975 से प्राप्त है। अब यहाँ के जो लोग रहते हैं उनको गद्दी बोलते हैं। गद्दी जनजातीय समुदाय इस क्षेत्र में निवास करता है। मतलब यहाँ के लोग जो इस क्षेत्र में रहते हैं, इस हिमाचल के चंबा जिले में, उनको गद्दी कहते हैं, गद्दी जनजातीय समुदाय कहते हैं। ये इस समुदाय को हिमालय क्षेत्र में अलग पहचान है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है, माउंटेनस एरिया है, पहाड़ी क्षेत्र है। तो ये जो आपका गद्दी लोग हैं ये हिमालय क्षेत्र में रहते हैं और इनकी एक अलग पहचान है, क्योंकि गद्दी लोग ऋतु प्रवास करते हैं। ऋतु प्रवास का मतलब मौसम जब बदल जाता है तो लोग माइग्रेट कर जाते हैं। जब ज्यादा ठंडक हो जाती है तो ये दूसरे ऐसे क्षेत्र में चले जाते हैं जहां बहुत ज्यादा ना तो बर्फ गिरती ना बहुत ज्यादा ठंडक पाई जाती। और ये खुद तो जाते ही हैं, साथ साथ अपने जानवरों को भी लेके चले जाते हैं। और ये जो भाषा, इनकी भाषा उसे कहते हैं गद्दी आली। गद्दी आली इनकी भाषा का नाम, गद्दी आली भाषा में बात करते हैं। और यहाँ की जलवायु बहुत सख्त है, यहाँ संसाधन बहुत कम है, जैसे सड़कें वगैरह ये सब जो है कम है। और पर्यावरण ऐसा नहीं है, यहाँ का इन्वायरमेंट इतना है कि नॉर्मली आदमी का रहना बहुत मुश्किल है। बहुत कड़ाके की सर्दी पड़ती है, बहुत कड़ाके की ठंडक पड़ती है और यहाँ आदमी का रहना बहुत ही मुश्किल काम है। तो और पर्यावरण भी ऐसा है कि ना आदमी रह सकता ना यहाँ जानवर रह सकता, जो इस क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक कारणों को प्रभावित करता है। अब इतनी कड़ाके की सर्दी में कैसे आदमी तरक्की करेगा, और सामाजिक और आर्थिक दशाओं को बहुत बुरी तरह प्रभावित कर सकता है। इसलिए इस क्षेत्र में तरक्की होना बहुत मुश्किल काम था। और वो पशुओं को लेके भी चले जाते हैं, जब मौसम बदलता है ऋतु प्रवास करते हैं के दूसरे क्षेत्रों में चले जाते हैं। तो ये जो भरमौर क्षेत्र जिसको बोलते हैं, जो चंबा जिले में है, जो दो तहसीलों से मिलकर बना है, भरमौर और होली। अब यहाँ के बारे में बात करते हैं कि यहाँ ये जो प्रदेश है लगभग 1818 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 1500 से 3700 मीटर तक है। मतलब ये पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश पूरा पहाड़ी है और हिमाचल प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है चंबा। और चंबा के अंदर जो दो तहसीलें हैं आपकी, भरमौर और होली, पाई जाती है। तो भरमौर जनजातीय क्षेत्र इसी क्षेत्र में पाया जाता है। और यहाँ के जो है समुद्र तल से ऊंचाई इस क्षेत्र की 1500 से 3500 मीटर तक के ऊंचा है। और सर्दी इतनी पड़ती है कि बहुत कड़ाके की बर्फ से पूरा एरिया ढक जाता है। और 2011 की जनगणना के अनुसार भरमौर इस क्षेत्र की जनसंख्या 39,113 तथा जनसंख्या का घनत्व 21 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। मतलब जनसंख्या घनत्व बहुत कम है, बहुत क्षेत्र बड़ा है, जनसंख्या कम है, इसीलिए 21 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में आते हैं। जबकि भारत में जो भारत का जनसंख्या घनत्व है वो 390 प्रति वर्ग किलोमीटर है। 1 किलोमीटर में 390 लोग निवास करते हैं और इसके अंदर जो है आपका 21 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये हिमाचल प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। हिमाचल प्रदेश का बहुत क्षेत्र ऐसा है जो बहुत ही विकास हो गया, जहां से बहुत तरक्की हो गया, मगर ये पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। कौन सा? भरमौर और होली चंबा जिले में। और इनमें इनका आर्थिक आधार मुख्य रूप से क्या है, क्या लोग ये काम करते हैं? खेती करते हैं।
और उसके अलावा जानवर पालते हैं। भेड़ और बकरी पालन इनका मुख्य काम है। खेती करते हैं और जानवरों को ये लोग पालते हैं। मगर 1970 में इस क्षेत्र के विकास की प्रक्रिया शुरू हुई। ये आज जो बात बताई हमने, ये 1970 के पहले की बातें बताई कि इस तरह की वहां बातें पाई जाती थी, इस तरह की वहां चीजें थी। मगर 1970 में इस क्षेत्र का विकास शुरू हो गया। अब जब गद्दी लोगों को अनुसूचित जनजातियों में शामिल किया गया, अनुसूचित जनजातियों में जब इनको शामिल कर लिया गया कि आपका शेड्यूल ट्राइब्स में इनको शामिल कर लिया गया, तो इनकी तरक्की के द्वार खुल गए, ये तरक्की होनी शुरू हो गई। और 1974 में पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जनजातीय उप योजना शुरू होगी और भरमौर की हिमाचल प्रदेश में से 5 में से एक समन्वित जनजातीय विकास परियोजना ITDP इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट परियोजना मतलब प्रोग्राम शुरू हुआ। तो ये दर्जा मिला, इस क्षेत्र में विकास शुरू हो गया। और इस क्षेत्र में विकास का उद्देश्य गद्दियों के जीवन स्तर में सुधार लाना था, क्योंकि इस क्षेत्र के जो लोगों का था वो जीवन स्तर बहुत खराब था। तो उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए ये सब प्रोग्राम शुरू किए गए। और भरमौर तथा हिमाचल प्रदेश के अन्य भागों में विकास के अंतर को कम करना था, क्योंकि भरमौर और अन्य भागों के बीच में बड़ा डिफरेंस था। भरमौर क्षेत्र का विकास कुछ नहीं था, ये बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र था। मगर हिमाचल के और क्षेत्र जो थे वो बहुत ही ज्यादा तरक्की वाले थे। तो इनके जो बीच में डिफरेंस था, भरमौर बहुत नीचे और अन्य क्षेत्र बहुत ऊंचे, तो इनके बीच के अंतर को कम करना था कि भरमौर भी तरक्की करे, भरमौर भी ऊपर आए और यहाँ के लोगों का जीवन स्तर भी ऊंचा हो। यही इस परियोजना का उद्देश्य था। अब इस परियोजना ने क्या करा, इस क्षेत्र में खेती, ट्रांसपोर्टेशन, संचार, सामुदायिक सेवाओं के विकास में आर्थिक गंगा प्रवाहित कर दी। मतलब जब ये योजना शुरू कर दी गई तो इस क्षेत्र में खूब तरक्की होनी शुरू कर दी और पूरी एक तरह से ये एरिया बहुत ही ज्यादा इसके अंदर डेवलपमेंट शुरू हो गया। स्कूल बन गए और स्वास्थ्य सेवाएं, मेडिकल और ट्रांसपोर्टेशन और आपका संचार, कम्युनिकेशन विकसित हो गए और भरमौर की तरक्की हो गई। मतलब जो भरमौर एक पिछड़ा क्षेत्र था, तो यहाँ जब प्रोग्राम शुरू हुए 1974 में, तो उसके वजह से पंचवर्षीय योजना में इस एरिया ने बहुत तरक्की कर ली, तो तरक्की फैल गई। और इस योजना से दूर दराज के लोगों को भी फायदा हुआ। जब भरमौर की तरक्की शुरू हुई तो भरमौर के आसपास के लोगों को भी उसका फायदा मिलना शुरू हो गया, क्योंकि यहाँ स्कूल भी बना दिए गए, यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं, ट्रांसपोर्टेशन, संचार सभी कुछ विकसित होने लग गए। तो इसकी वजह से भरमौर जो एक बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र था उसकी एकदम से ऊपर तरक्की होने लग गई और बहुत आसपास के एरिया को भी इसका फायदा शुरू हो गया। इस एरिया में साक्षरता बढ़ने लगी, पढ़ाई लिखाई का स्तर ऊंचा होने लग गया और लिंगानुपात में भी काफी, लिंगानुपात मतलब पुरुषों और महिलाओं के बीच के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। और जब पढ़ाई लिखाई बढ़ी तो औरतों की संख्या भी बढ़ने लगी और बाल विवाह जो छोटी उम्र में शादी हो जाती थी वो भी बहुत कम होने लग गई और औरतों की साक्षरता बढ़ गई, औरतों में पढ़ाई भी बढ़ गई। जब एरिया की तरक्की होने लग गई तो औरतों की साक्षरता भी बढ़ गई। तो ये इस क्षेत्र में विकास योजना में गद्दी जनजातियों ने अपने वो जो काम करते थे, साक्षरता बढ़ी, उनमें तरक्की हुई, तो वो जो काम करते थे अपने पारंपरिक जो काम करते थे उसकी जगह उन्होंने दालें बोना शुरू कर दी, नकदी फसलें बोना कर दी। नकदी फसलें का मतलब जूट बोना शुरू कर दिया, काफी, केला, संतरा, कपास, आम, ये सब बोना शुरू कर दिया। कहा तो वो पहले थी कि खेती और जानवर लिए फिरते थे, मगर जब तरक्की शुरू हुई तो उन्होंने इन सब चीजों की तरफ भी ध्यान देना शुरू कर दिया और अपना पोषण और आय का स्तर बढ़ाना शुरू कर दिया। और ऋतु प्रवास करने की संख्या भी घट गई। जो ऋतु में मतलब मौसम ठंडा होने पर ये पहाड़ी क्षेत्रों से नीचे आ जाते थे, वो भी इन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि यही सब कुछ इनको सुविधाएं मिलने लगी। और केवल खेती मजदूर ही शरद ऋतु में आजीविका पाने के लिए अब मजदूर ही जाते हैं। कांगड़ा तथा आसपास के क्षेत्रों में केवल मजदूर ही जा रहे हैं। तो ये भरमौर क्षेत्र के बारे में बताया। इसके बाद आते हैं केस नंबर 2, केस अध्ययन इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंदिरा गांधी कैनाल। तो इसको राजस्थान नहर कहते थे, मगर 1984 में इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। और ये नहर पंजाब के हरी के बांध से निकाली गई है
और ये नहर राजस्थान के लिए समझे एक वरदान है, क्योंकि राजस्थान एक मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहां खेती बहुत कुछ नहीं होती थी क्योंकि सारा एरिया रेगिस्तानी था। तो इसके ये नहर निकाली गई और नहर से पानी पहुंच गया, तो पानी की वजह से राजस्थान लहराने लग गया और वहां हर तरह की फसल बोने लग गई। तो हरी के बांध पंजाब के अंदर है, वहां से ये नहर निकाली गई और ये रेगिस्तान से होते हुए, मरुस्थल से होते हुए नहर लगभग 649 किलोमीटर लंबी दूरी तय करती है और इसका नाम आज इंदिरा गांधी नहर है। पहले इसका नाम राजस्थान नहर था। इस नहर की लंबाई 649 किलोमीटर है और इस नहर का कुल क्षेत्र 9060 किलोमीटर तक है। और ये आपको ताज्जुब होगा, इंदिरा गांधी नहर 20 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि को सिंचाई की सुविधा देती है। बहुत बड़े 20 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई देती है, पानी देती है, क्योंकि रेगिस्तान ऐसा एरिया है जहां रेत पाया जाता है, जहां बारिश नहीं होती। बारिश ना होने की वजह से इस क्षेत्र में खेती बिल्कुल ना के बराबर, जब पानी नहीं होगा तो खेती नहीं होगी, क्योंकि खेती पूरी की पूरी पानी पे डिपेंड करती है और जब पानी नहीं होगा तो खेती नहीं होगी। तो इस वजह से इस क्षेत्र में खेती नहीं होती थी, ना के बराबर ये ऐसी फसलें पैदा होती थी जिनको पानी की जरूरत नहीं होती थी। मगर जब ये नहर आ गई, राजस्थान नहर और इंदिरा गांधी नहर, इसने इसका पूरा का पूरा रंग ढंग ही बदल दिया और आज राजस्थान के अंदर सिंचाई की वजह से हर तरह की फसलें पैदा हो रही है और कृषि योग्य भूमि को सिंचाई की सुविधा देकर जमीन से सोना उगल रहा है। एक तरह से हर तरह की फसल पैदा हो रही है। जहां जिस क्षेत्र में कुछ भी पैदा नहीं होता था, वहां से सिंचाई की सुविधा देकर खेतों के अंदर से सोना उगलने में सिद्ध होगी। मतलब एक तरह से जमीन बिल्कुल फायदेमंद होगी और हर तरह की फसलें पैदा होने लगी। नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्रों से विस्तार हुआ। जब नहरों का विस्तार हुआ और सिंचित क्षेत्रों का विस्तार हुआ, तो इसके अलावा कृषि, जितनी जमीन पर खेती होती उससे ज्यादा जमीन पर खेती होने लग गई और फसलें भी बढ़ गई। बहुत सारी नई नई फसलें पैदा होने लग गई और वो भी फसलें पैदा होने लग गई जिनको पानी की बहुत ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि यहाँ पानी की कमी थी। तो ऐसे फसलें पैदा होती थी जिन्हें पानी की कम जरूरत थी। मगर जब पानी मिलने लग गया सिंचाई से, तो यहाँ वो भी फसलें पैदा होने लग गई जिनको पानी ज्यादा चाहिए। तो यहाँ की सिंचाई की वजह से आप पहले जो बोई जाती थी राजस्थान में, इस नहर से पहले आपके चना, बाजरा, ग्वार ये सब बोया जाता था। मगर जब ये नहर आई, पानी मिलने लग गया, सिंचाई होने लग गई, तो हर क्षेत्र में पानी पानी फैल गया। तो अब यहाँ गेहूं भी पैदा हो रहा है, कपास भी पैदा हो रहा है, मूंगफली भी पैदा हो रही, चावल भी पैदा हो रहा, हर वो फसल पैदा हो रही है जिसको पानी की ज्यादा से ज्यादा आवश्यकता थी। और ये क्षेत्र पूरा लहरा रहा है, खेती में चारों ओर खेत ही खेत दिखाई दे रहे हैं और जबरदस्त खेती इस क्षेत्र में राजस्थान में हो रही है, जो बहुत पिछड़ा क्षेत्र था जहाँ खेती नहीं हो रही थी। और भराव की समस्या एक बहुत पैदा होगी कि यहाँ पानी भराव हो रहा है, पानी मतलब बहुत ज्यादा भर रहा है। और एक ये नमक की समस्या पैदा हो रही कि पानी के साथ साथ नमक भी आ रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या है इस क्षेत्र में पैदा हो रही है, मगर इसमें फायदा भी हो रहा है और थोड़ा सा नुकसान भी हो रहा है। तो हमने इस वीडियो में आपको दोनों केस के बारे में बताया। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।